students, my name is Professor Zohaib Hassan and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप मूविंग चार्जेस को स्टडी करते हैं। आपने लास्ट जो चैप्टर किया है उसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक चार्जेस को स्टडी किया, यानी कि ऐसे चार्जेस को स्टडी करने की कोशिश की जो कि रेस्ट की हालत में थे। लेकिन जो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है इसके अंदर आप ऐसे चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि मूवमेंट की हालत में होंगे, यानी कि मोशन की हालत में होंगे। तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि ऐसे चार्जेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो कि मोशन की हालत में है, राइट। इसके बाद करंट क्या चीज है? करंट आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं बेटा। मैट्रिक में आपने करंट की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वही डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम आपके पास करंट कहलाता है। अगर मैं इसको किसी कंडक्टर के लिहाज से इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा कि थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में गुजरने वाला जो चार्ज है वो आपके पास करंट कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी हुई, इन शॉर्ट मैंने लिखी हुई है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है कंडक्टर के लिहाज से, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट बेटा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो सिंबल है वो कैपिटल आई है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डेल्टा टी इज द यूनिट टाइम इन व्हिच दैट चार्ज इज फ्लोइंग, राइट बेटा। इस रिलेशन के मुताबिक इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर सेकंड। अब ये कूलम पर सेकंड इक्वल किसके होता है? ये एम्पियर के इक्वल होता है, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो करंट का होता है वो एम्पियर होता है। अब आपको पता है कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके पास एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर किसके इक्वल आएगा? इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि एम्पियर बराबर आएगा कूलम पर सेकंड के, क्योंकि चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो आपके पास इस रिलेशन के मुताबिक 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। तो यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर किसी वायर के या किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए गुजारा जाए तो उस वक्त वहां से गुजरने वाला जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो इसके मुताबिक इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन 1 second, then the current passing through that particular cross sectional area in unit time will be equal to what? 1 ampere, right बेटा। तो यहाँ मैंने कुछ मटेरियल्स लिखे हुए और उन मटेरियल्स के अंदर करंट को फ्लो होने के लिए हेल्प करने वाले जो आपके पास चार्जेस हैं या कैरियर्स जो हैं, यानी कि करंट को कैरी करने वाले जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने बात की मेटल्स की। मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि चार्ज कैरियर्स के तौर पर काम कर रहे होंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी जो बात लिखी हुई है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखी हुई है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर से करंट गुजर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे उसके अंदर से करंट गुजरता है तो वो आयोनाइज हो जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो कैरियर्स होंगे जो करंट को अंदर से फ्लो करवाएंगे। इसी तरह से गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हो सकते हैं जो कि करंट को फ्लो करवा सकते हैं अपने अंदर से। इस तरह से सेमीकंडक्टर की बात की जाए, आपको पता है सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि खास हालात में करंट को गुजरने देता है और खास हालात में नहीं गुजरने देता, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे। अब सेमीकंडक्टर को डिटेल में आप इंशाल्लाह 17 चैप्टर और 18 चैप्टर में देखेंगे, राइट बेटा। जी इसी चैप्टर के साइड पे आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। उस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक ईल एक मछली का नाम है। एक मछली होती है जिसका नाम इलेक्ट्रिक ईल है और वो इसी खुसूसियत की बुनियाद पर, जो खुसूसियत इसके अंदर पाई जाती है, इसका नाम उसी बुनियाद पर इलेक्ट्रिक ईल रखा गया है, जो जैसे ही खतरा महसूस करती है तो अपने हेड और टेल के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेती है और वो पोटेंशियल डिफरेंस 600 वोल्ट का होता है, जिसकी वजह से पकड़ने वाले को शदीद जोरदार झटका लगता है और वो फौरन उसको छोड़ देता है। इट मींस ये एक लिविंग बैटरी के तौर पर एक्ट करती है। जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है ये अपने आप को एक लिविंग बैटरी के तौर पर चेंज कर लेती है। और लिविंग बैटरी कैसे बनेगी? इसके हेड और टेल के दरमियान, यानी कि दुम और सर के दरमियान 600 वोल्ट का 600 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जैसे ही इसको कुछ छुएगा तो उसको जोरदार झटका लगेगा। ये तो थी बेटा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपके पास आते थे टाइप्स ऑफ करंट। करंट की कितनी टाइप्स हैं ये आप मैट्रिक में भी नाम सुन चुके होंगे, जो टाइप्स में डिस्कस करने जा रहा हूं।
इसकी जो पहली टाइप है इट इज कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। ऐसा करंट जो बैटरी के हाई पोटेंशियल लेवल यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कि लोअर पोटेंशियल लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा करंट जो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा? कन्वेंशनल करंट होगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये फ्लो करेगा। और ये किसकी वजह से फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो इसकी जो दो बातें मैंने यहां लिखी हुई है वही लिखी हुई मैंने, फ्लोज फ्रॉम हाई टू लोअर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, और दूसरी बात लिखी हुई फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। राइट बेटा। इसके बरक्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और इसके साथ साथ ये नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करने वाले करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। ये तो था बेटा इन दोनों करंट्स के दरमियान डिफरेंस जो कि करंट की टाइप्स हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। आपने एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर से गुजरने वाले करंट को स्टडी करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने लेट किया हुआ आपके पास एक मेटल का पीस है, राइट, और उस मेटल के पीस को आपने एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया जिसका पोटेंशियल लेट्स सपोज V है। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इन कनेक्शन वायर्स के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ आपको दो तरह के करंट शो किए गए। एक करंट आपको कन्वेंशनल करंट रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो मैं अभी आपको बता चुका हूं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस कन्वेंशनल करंट के अगेंस्ट होगी, यानी कि बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ये जो मैंने अंदर ये ब्लू कलर का आपको शो किया हुआ करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कन्वेंशनल करंट के फ्लो के अगेंस्ट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे। अब दोनों करंट मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी, राइट बेटा। तो यहां मैंने कुछ बातें लिखी हुई है कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं मेटल्स, और वो जैसे ही अपने वैलेंस शेल से बाहर आके कंडक्शन बैंड के अंदर आते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं, यानी कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। अब ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और इनकी रैंडम मूवमेंट की जो स्पीड है, यानी कि वो कितनी तेजी से रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर कि टेम्परेचर आपने कितना दिया हुआ है। अब रैंडम मूवमेंट के दौरान जो तमाम के तमाम चार्जेस हैं, जितने राइटवर्ड जा रहे हैं उतने लेफ्टवर्ड जा रहे होंगे, जितने फॉरवर्ड जा रहे हैं उतने बैकवर्ड, जितने अपवर्ड उतने डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इन तमाम चार्जेस को अगर सम अप किया जाए तो आपके पास उस कंडक्टर में जब तक उसको बैटरी नहीं लगाएगी तो करंट का टोटल जो सम आएगा वो आपके पास जीरो होगा, यानी कि इन दैट कंडीशन चार्जेस मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनका करंट जो है वो जीरो है। करंट क्यों जीरो है? क्योंकि जितना करंट राइटवर्ड है उतने लेफ्टवर्ड है, दोनों को ऐड करें तो वो जीरो हो जाता है, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड ऐड करें जीरो हो जाता है। तो करंट ओवरऑल क्या होगा? उस कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं तब तक वहां का करंट का सम क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पोटेंशियल अभी तक आपने कोई अप्लाई नहीं किया। जैसे ही आप उसके टर्मिनल के क्रॉस कोई बैटरी लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है, उसके टर्मिनल्स के क्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे ही आप टर्मिनल के क्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये चार्जेस एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि कन्वेंशनल करंट की अगर मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, राइट बेटा। इस चीज को यहाँ एक मेटल का पीस आपने लिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। राइट वाला टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला टर्मिनल इसका नेगेटिव है और इसका पोटेंशियल V है। जैसे ही इस मेटालिक कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस इस बैटरी को आपने अप्लाई किया तो वैसे ही ये तमाम चार्जेस एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होकर मूव करना शुरू हो गए और सबने एक एवरेज स्पीड को एक्वायर कर लिया, एवरेज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड को एक्वायर कर लिया, जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड का नाम देते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ी हुई है। चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि मैंने इस रेड एरो से शो की हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसको हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। जी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, a uniform velocity that electrons acquire in the presence of electric field।
यानी कि ये वो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेंगे जैसे ही एक कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस आपने क्या अप्लाई कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगाने के बाद, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीड को एक्वायर करेंगे, दैट स्पीड विल बी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसे कह सकते हैं अगर वो सर्टेन डायरेक्शन में है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो कि एक एवरेज वेलोसिटी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेंगे आफ्टर अप्लाइंग द बैटरी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी। राइट बेटा, अब ये जो है इसकी वैल्यू टिपिकली आपको दी हुई है जो कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। इसकी वैल्यू समहाउ इसके इक्वल होती है जो कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कांस्टेंट कंसीडर की जाती है। जी बेटा, अगला टॉपिक है आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट आपको नाम से पता चल रहा है ऐसी तमाम सोर्सेज जो कि करंट को फराहम करेगी, और करंट के फ्लो होने के लिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब ये तमाम की तमाम अप्लायंसेस या सोर्सेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस देंगी जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है अ सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, या हम वायर भी कह सकते हैं। तो ऐसी सोर्स जो कि किसी कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगी उसको हम सोर्स ऑफ करंट कहेंगे, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो आपके पास सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी। फिर आपकी बुक में डिफरेंट सोर्सेज दी गई जिसमें सबसे पहली सोर्स जो आपके सामने रिप्रेजेंट की गई इट इज सेल्स। सेल्स नॉर्मली आप बहुत सारी अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल फोन के अंदर यूज होने वाली बैटरीज भी सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके साथ साथ लैपटॉप की जो बैटरीज होती है वो भी सेल्स ही होती हैं, राइट, या डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो सेल में क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी पैदा होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प आउट करती है। यानी कि सेल्स में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सेल्स के अंदर केमिकल मौजूद होता है जो कि आयोनाइज होता है, और आयोनाइज होने के बाद वो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइट बेटा, इसके बाद जो दूसरी आपके सामने यहाँ सोर्स दी गई इट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आप नॉर्मल लाइफ में आम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने आम इस्तेमाल होते देखा होगा। आजकल डिफरेंट जगहों पर जब लोड शेडिंग होती है तो वहां भी इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्यूल डलता है और उस फ्यूल की बर्निंग की वजह से आपको पता है कॉइल घूमता है जनरेटर का, और जनरेटर के कॉइल का घूमना जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से आगे फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये फ्लक्स किस तरह से चेंज होता है इसकी सारी डिटेल आप चैप्टर नंबर 15 में डिटेल में देखेंगे। राइट बेटा, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद थर्मोकपल है। थर्मोकपल जो है ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। राइट बेटा, सोलर सेल्स क्या करेंगे, सोलर सेल्स आपने नॉर्मली आजकल देखा होगा कि जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या लोड शेडिंग का इशू है, तो वहां सोलर पैनल्स में क्या हो रहा होता है, सनलाइट को सोलर पैनल्स के अंदर लगे हुए जो सोलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिनको उस बैटरी में स्टोर करके आप रात के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज दिन के वक्त आप डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यानी कि सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी बेटा, अब हम इफेक्ट्स ऑफ करंट देख लेते हैं। जी बेटा, हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट का मतलब करंट जहां से भी गुजरता है उसके डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि असरात होते हैं। वो असरात या इफेक्ट्स कौन कौन से हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट आपके पास दिया हुआ है इट इज हीटिंग इफेक्ट। जब भी करंट किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपस में भी टकराते हैं, उसके साथ साथ वो जो लेटिस है यानी कि वो जो मटेरियल है उसकी दीवारों से भी टकराते हैं या उनके एटम्स के साथ भी टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज होती है। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। हीट की वजह से उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से बंपिंग ऑफ एटम्स मजीद बढ़ जाएगा और कोलिजन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास हीटिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट जो है इसका रिलेशन आपके सामने आपको दिया गया, इट इज I स्क्वायर RT। I is the current which is flowing through the conductor, R is the resistance of that conductor, and T is the time in which the current is flowing through that conductor। तो ये इन तीनों पैरामीटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि करंट के बढ़ने से, रेजिस्टेंस के बढ़ने से या टाइम ड्यूरेशन के बढ़ने से हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज ही होगा। और नॉर्मली आपने देखा होगा कोई भी अप्लायंस आप रन कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन हो रही है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म होना शुरू हो जाती है, वो करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से होती है। अगर एक करंट किसी वायर में से गुजरा तो वायर भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। ये वायर का गर्म हो जाना करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो अगला आपके पास इफेक्ट है इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों ने मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, जब भी किसी कंडक्टर या वायर में से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की फ्लो करने की वजह से उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है।
और वो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह की हो सकती है, और इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में चैप्टर नंबर 14 और 15 में स्टडी करेंगे। तो यहाँ इसके कुछ डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं, पैटर्न दिखाए गए, वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 15 में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं केमिकल इफेक्ट की तरफ। केमिकल इफेक्ट, इसके अंदर सबसे पहले केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये चंद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर से करंट गुजारा जाता है या गुजर सकता है, तो ऐसा आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा अमल जिसके अंदर हम सॉल्यूशन में से करंट को गुजारते हैं, उस फिनोमेना को, उस अमल को हम इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। ये दोनों चीजें आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में। जी बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल को आप एनोड और नेगेटिव को आप कैथोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक एनोड और दूसरा क्या होता है, कैथोड। जी बेटा, अगली बात जो यहाँ लिखी हुई केमिकल चेंजेस। जब भी करंट किसी सॉल्यूशन में से गुजरेगा तो वहां कुछ केमिकल चेंजेस अकर होंगी, सॉल्यूशन आयोनाइज होगा, तो उसको भी हम यहाँ स्टडी करेंगे केमिकल चेंजेस के अंदर। जी बेटा, आखिरी जो इसमें बात मैंने यहाँ बताई गई, इट इज वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर वो वेसल होती है या बर्तन होता है जिसके अंदर ये सारा सॉल्यूशन रखा जाता है और सारा सेटअप लगाया जाता है, तो उसको हम वोल्टामीटर का नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एक डायग्राम में यहाँ शो की हुई। ये आपके सामने एक वोल्टामीटर है, इसके अंदर ये रेड कलर की जो मैंने यहाँ लेयर शो की हुई, ये सॉल्यूशन है किसका, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का। ये दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड का नाम देंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड का नाम देंगे, और दोनों कॉपर के बने हुए, राइट। और ये एक एमीटर लगा हुआ है, उसके साथ एक बैटरी, और ये एक रियोस्टेट लगी हुई है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। इस रेजिस्टेंस के चेंज होने से इसमें से गुजरने वाला करंट चेंज हो सकता है, और करंट के चेंज होने से उस करंट के सॉल्यूशन को आयोनाइज करने की सलाहियत भी चेंज हो सकती है, राइट। तो आप करंट चेंज कर सकते हैं इस रियोस्टेट की मदद से। अब जैसे इसमें से करंट गुजरेगा तो ये सॉल्यूशन जो है CuSO4 ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके सामने कॉपर चूंकि एक मेटल है, ये पॉजिटिव आयन बनेगा और सल्फेट का नेगेटिव आयन बनेगा, तो कॉपर सल्फेट Cu++ और SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट बेटा। अब इसमें से जो Cu++ है, ये चूंकि पॉजिटिव आयन है यानी कि कैटायन है, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। जब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि Cu, और उस कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है, ये चूंकि पॉजिटिव आयन था और वो नेगेटिव टर्मिनल था, इनके टर्मिनल अट्रैक्शन की वजह से ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। अब ये जो आपके पास SO4- यानी कि नेगेटिव आयन है सल्फेट का, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, यहां से Cu का कैटायन जो है Cu++ को वो लेगा, यहां से Cu++ ये किसका होगा, ये बेटा एनोड का होगा। ये एनोड के Cu++ को लेगा और इसके साथ मिलकर दोबारा से कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की मिकदार को बैलेंस रखेगा, राइट। यहां से कॉपर उतरकर सल्फेट के साथ मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट दोबारा से बन जाएगा। अब यहां से ये कॉपर सल्फेट का से मिल रहा है, और जबकि इसका जो कॉपर था वो जाके इस कॉपर के कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी अमल को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसको उर्दू में कहते हैं मुलम्मा का। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर आप एक सस्ती धात यानी कि मेटल के ऊपर एक महंगी धात यानी कि एक्सपेंसिव मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली सोने का पानी चढ़ाते हैं या चांदी का पानी चढ़ाते हैं डिफरेंट मेटल्स के ऊपर। तो ये जो अमल है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना भी आप करंट के केमिकल इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो मेटल जिसके ऊपर आपने लेयर को चढ़ाना है वो आप किसको रखेंगे, आप उसको कैथोड के तौर पर रखेंगे, और वो मेटल जिसका पानी चढ़ाना है उसको आप एनोड बनाएंगे। तो एनोड से ये कॉपर जो है सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन में आने के बाद सॉल्यूशन वाला कॉपर दोबारा जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपने सोने का चढ़ाना है तो आप इसको तो Cu के बजाय आप इसको गोल्ड का बनाएंगे, और ये जो टर्मिनल है ये वाला जिसको आपने कैथोड बनाया है, ये टर्मिनल आप उस धात का रखेंगे जिस धात के ऊपर आपने इसकी लेयर चढ़ानी होगी। यानी कि लेट्स सपोज आपने लोहा है, लेट्स सपोज चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना, तो आप इसको सिल्वर का बनाएंगे, तो ये जाके लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।